द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक सवाल मैं आप सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में शांति की बात करना, भाईचारे की बात करना, मोहब्बत की बात करना किसी तरह का गुनाह है? क्या इस देश में रह रहे किसी नागरिक द्वारा दुनिया के सभी देशों के लिए शांति, अमन, एकता और भाईचारे की प्रार्थना करना, दुआ करना किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है? कम से कम इस देश का संविधान तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन कर्नाटक पुलिस नए नए कारनामे कर रही है। कर्नाटक पुलिस संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने की नई इबारत लिख रही है। दरअसल कर्नाटक पुलिस ने एक महिला को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि उस महिला ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर विश्व के सभी देशों के लिए शांति, एकता और भाईचारे की बात कर दी। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, सच है। कर्नाटक पुलिस ने ऐसा किया है और जिस महिला के साथ किया गया है उस महिला का परिचय बस छोटा सा है कि वो महिला एक मुस्लिम है। जी हाँ, हिजाब बैन से शुरू हुआ कर्नाटक का मामला अब मुस्लिम महिलाओं के दमन पर इस तरह उतारू हो गया है कि अगर वो व्हाट्सएप पर शांति की बात भी कर दे तो उनके ऊपर केस हो जा रहा है। दरअसल मामला कर्नाटक के बागलकोट जिले का है, जहां पर एक मुस्लिम महिला कुथमा शेख ने अपने व्हाट्सएप पर 23 मार्च को एक स्टेटस डाला जिसमें उन्होंने उर्दू में लिखा था कि अल्लाह हर मुल्क में इत्तेहाद, अमन और सुकून अता फरमा मौला, आमीन। ये बात उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम है अरुण कुमार भजंती, उसने देख लिया। इस स्टेटस को देखने के बाद अजन कुमार बंती, जो कि एक एक्टिविस्ट भी है, राइट विंग एक्टिविस्ट है, दक्षिणपंथी यानी कि हिंदुत्ववादी एक्टिविस्ट है, उसने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत कर दी कि ये महिला देश में शांति और एकता भंग कर रही है और दो समुदायों के बीच नफरत फैला रही है। पुलिस भी उस एक्टिविस्ट से ज़्यादा सियानी थी। पुलिस ने अपना दिमाग नहीं लगाया बल्कि उस व्यक्ति ने जो कहा वो बात मान ली। पुलिस ने यह रीचेक नहीं किया कि क्या महिला की बातों से सच में दो समुदाय के बीच नफरत फैल रही है, क्या इस महिला की बात में वो बात है जिस बात का जिक्र ये एक्टिविस्ट कर रहा है, या फिर ये एक्टिविस्ट सिर्फ इसलिए इस महिला पर केस करना चाहता है क्योंकि वो महिला एक मुस्लिम है। लेकिन पुलिस ने इतना दिमाग नहीं लगाया, ना ही इतनी एनर्जी खर्च की। पुलिस ने उस एक्टिविस्ट की बात मानी और महिला के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। आईपीसी 153A, जिसका मतलब होता है दो धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता फैलाना, और आईपीसी की 505(2), जिसका मतलब होता है कि दो समुदायों के बीच बयान के जरिए शत्रुता फैलाना। यानी कि एक तरफ महिला ने शांति की बात की तो उसके खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया और उस महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री भी 23 मार्च के दिन ही प्रधानमंत्री जी 23 मार्च को पाकिस्तान को बधाई देते हैं, तो इस हिसाब से पाकिस्तान प्रधानमंत्री भी गलत होने चाहिए। अगर एक महिला पर इस मामले में केस हो सकता है कि वो दुनिया के सभी देशों के लिए शांति की बात कर रही है, शांति के लिए दुआ मांग रही है, तो प्रधानमंत्री भी यही बात लिख रहे हैं ट्विटर पर। प्रधानमंत्री ने लिखा था कि आई हैव बीन रिटन टू पाकिस्तान पीएम मिस्टर नवाज शरीफ कन्वेइंग माई ग्रीटिंग्स ऑन द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान। 23 मार्च 2015 का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। इसी के साथ एक और ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 23 मार्च 2016 का, ग्रीटिंग्स टू द पीपुल ऑफ पाकिस्तान ऑन देयर नेशनल डे। यानी कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर प्रधानमंत्री भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इस देश का आम नागरिक अगर उसी दिन विश्व के सभी देशों के लिए शांति की बात कर दे तो उस पर केस हो जा रहा है। जब इस मामले में पुलिस से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो पुलिस ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि दो समुदाय के बीच किसी तरह का फसाद हो, किसी तरह का बवाल हो। अगर उस एक्टिविस्ट की बात हम नहीं मानते तो धरना प्रदर्शन होता, मामला आगे बढ़ता। लेकिन पुलिस का ये लॉजिक इतना सेटिस्फाइंग नहीं है। कल को कोई आकर बोल दे
कि ये मुसलमान मेरे बगल में रह रहा है, इसलिए मैं दंगा करने लगूंगा, प्रोटेस्ट करने लगूंगा, तो क्या पुलिस उस मुसलमान का घर उजड़वा देगी? इस लॉजिक से क्या कोई मुस्लिम दुकानदार किसी दुकानदार के बगल में सब्जी बेच रहा है और उस सब्जी बेचने वाले की वजह से दूसरा कहने लगे कि इसकी वजह से मेरी धार्मिक भावनाएं हट हो रही हैं, इसकी वजह से मेरे समुदाय में नफरत फैल रही है, अगर ये यहाँ से नहीं हटा तो मैं प्रदर्शन करूँगा, मैं फसाद करूँगा, तो क्या पुलिस उसकी भी बात करके उस सब्जी वाले को हटा देगी? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पुलिस को यहाँ पर कानून का सहारा लेना चाहिए था, सत्य का सहारा लेना चाहिए था कि गलत क्या है, सही क्या है। क्या सही का साथ देने के बजाय पुलिस मेजॉरिटी का साथ देगी? यानी कि अगर भीड़ कहे किसी निर्दोष आदमी को फांसी पे लटका दो, तो क्या पुलिस फांसी पे लटका देगी? अगर भीड़ कहे कि किसी मासूम को जान से मार दो, तो क्या पुलिस उस मासूम को जान से मार देगी? ये कैसा न्याय है और ये कैसी प्रणाली है जिस पर कर्नाटक की पुलिस काम कर रही है? पुलिस का काम सच के साथ खड़े होना है, सही और गलत की छानबीन करना है, गलत को दबाव में सही साबित करना नहीं। लेकिन कर्नाटक पुलिस ऐसा कर रही है। आप जरा सोचिए कि कक्षा 7 की किताबों में हमें विश्व बंधुत्व के बारे में पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि किस तरह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले दुनिया के सारे देश अलग ही नशे में चूर थे कि हम सबसे ताकतवर हैं और हमारे पास गोला बारूद ज़्यादा है, तो हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और इसी सत्ता और इसी गुरूर का परिणाम था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से मन नहीं भरा तो दूसरा हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए। जो पैसा वहाँ के बच्चों के स्कूल पे खर्च होना चाहिए था, लोगों के विकास में खर्च होना चाहिए था, वो पैसा गोला बारूद पर खर्च हुआ। लाखों सैनिक मारे गए, लाखों आम लोग मारे गए और नतीजा क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ तबाही। चारों तरफ सिर्फ धुआं, भूखमरी और एक एक ब्रेड के लिए कई देशों में 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी। और विश्व युद्ध के बाद कोई देश किसी देश पर राज तो नहीं किया, लेकिन हाँ, हर देश की जनता भूखमरी की शिकार जरूर हुई। लाखों की संख्या में लोग भूखमरी से मर गए, पानी से मर गए, भोजन के अभाव में मर गए, कपड़े के बिना सड़क पर जीने को मजबूर हो गए, ठंड से मर गए। ये था युद्ध का परिणाम। इसके बाद दुनिया के सभी देशों ने ये सोचा कि लड़ाई से और युद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए संगठन बने शांति के लिए कि हम विश्व में शांति के लिए काम करेंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा कि विश्व बंधुत्व की बातें पढ़ाई जाने लगी कि कैसे विश्व में शांति पाए। हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि कैसे विश्व पे राज किया जाए, बल्कि हमें ये पढ़ाया गया कि कैसे दिलों पे राज किया जाए और दुनिया का हर देश खुशहाल रहे, इसके लिए कैसे प्रयत्न किए जाए। यही काम ये महिला भी कर रही थी। पढ़ी लिखी होगी, समझ होगी, तो विश्व बंधुत्व की बात कर दी, शांति की बात कर दी। लेकिन ये बात कुछ मूर्खों को समझ में नहीं आई। कुछ ऐसे लोगों को जिनको एक खास समुदाय को लेकर नफरत भरी हुई है, उनको समझ में नहीं आई, इसीलिए उस महिला पर केस कर दिया गया। लेकिन ये मामला सीरियस है। आखिर इस दबाव में, भीड़ के दबाव में, झुंड के दबाव में पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? जाहिर सी बात है, मामला कोर्ट तक जाएगा तो पुलिस को फटकार लगेगी, लेकिन कम से कम पुलिस को तो अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। वही दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्कुरा कर नफरत की बात की जाए तो ये किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। जी हाँ, अगर ऐसा किया जाए, अगर कोई यदि नरसिम्हानंद काटने की बात कर रहा था, एक पूरे समुदाय की नरसंहार की बात कर रहा था, अगर वही बात वो मुस्कुरा कर कहता तो उस पर केस दर्ज नहीं होता। अनुराग ठाकुर दिल्ली दंगे को लेकर उन पे केस चल रहा था, गोली मारो सालों को, इस नारे को लेकर। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्कुरा कर कहे गए किसी भी बयान पर यह किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अच्छा हुआ जज साहब ने फॉर्मूला बता दिया। शायद इसीलिए हिटलर कभी कभी मुस्कुरा भी देता था कि भविष्य में कोई जज आएगा तो मेरे मुस्कुराने की वजह से मेरे सारे गुनाह माफ़ कर देगा और मैंने जितने पाप किए हैं सब धुल जाएंगे, क्योंकि मुस्कुरा कर दिया गया हेट स्पीच किसी तरह का हेट स्पीच नहीं है। अजीब अजीब से फरमान आ रहे हैं इस देश में।
समझ में नहीं आता इन फरमानों पे व्यंग करें, खबर बनाएं या दुखी हो जाएं। लेकिन तबाह कौन हो रहा है? तबाह हो रही है इस देश की आम जनता। इस तरह की कार्रवाई से परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहा है इस देश का अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी। और कौन परेशान हो रहा है? एक तरफ फिल्म का प्रचार है, दूसरी तरफ किताबों की महंगाई है। फिल्में टैक्स फ्री होती जा रही हैं, किताबें महंगी होती जा रही हैं। एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि इन तमाम नफरत भरी खबरों के बीच आपके पॉकेट पर भारी पड़ने वाली एक खबर है कि अब पैरासीटामोल सहित 800 दवाएं अप्रैल से महंगी हो जाएंगी और ये 10.70% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जो दवा 100 रुपये में मिलती थी वो अब 110 रुपये में मिलेगी और जो दवा 1000 में मिलती थी वो दवा अब 1100 में मिलेगी। इस देश में लगभग सभी परिवार में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई ना कोई बीमार तो रहता ही है और ऐसे में दवाओं का दाम बढ़ना परिवार पर अतिरिक्त बोझ है। एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम खत्म होता जा रहा है, लचर होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों की बाढ़ आ रही है, तो दूसरी तरफ अब दवाएं भी महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में आम आदमी इलाज कैसे कराएगा, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब तमाम खबरों के बावजूद हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए तमाम वो खबरें लेकर आएँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी हैं। और इस तरह की तमाम जो कार्रवाई है, जो गैर संवैधानिक है, जो देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाती हैं, जो देश के संविधान की गरिमा को तार तार करती हैं, ऐसी खबरें भी हम आप तक लाते रहें। ऐसी और तमाम अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।